31 अक्टूबर के बाद लेट फाइलर की बजाय एक्टिव फाइलर बंदा कैसे शो हो सकता है? सर इसमें 15 डेज दिए गए थे 15 नवंबर तक। वो भी उन लोगों को ये सहूलत थी कि जो ऑलरेडी नॉन फाइलर नहीं थे, जो कि ऑलरेडी फाइलर थे। इस साल किसी वजह से रिटर्न फाइल नहीं करवा सके। वैसे तो एफबीआर ने पहले 30 सितंबर डेट दी, फिर अक्टूबर की 15 को डेट दी, फिर 31 अक्टूबर डेट दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार हम किसी वजह से हमारे पास एक वजह है कि हम नहीं रिटर्न जमा करा सके। तो उनको एफबीआर ने कहा था कि आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करें 15 दिन की, और कमिश्नर अगर वो अप्रूव कर देता है तो आप अपनी रिटर्न उन 15 दिन के अंदर करें, तो आपको जो स्टेटस है वो फाइलर का ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से इसका मिसयूज़ ऐसे हो रहा है कि आरटीओज़ के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि इतने पैसे हमें दे दिए जाएं और हम आपका जो रिकॉर्ड है वो पिछली डेट्स में कुछ करा के। तो ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है कि कल को जब वो कमिश्नर नहीं रहेगा या वो आरटीओ में वो लोग नहीं रहेंगे और आपका कहीं खुदा ना खास्ता ऑडिट खुल जाता है और ऑडिट में ये चीज़ समझ आ जाती है कि इनका काम जो है वो गैर कानूनी तरीक़ों से पिछली डेटों में डाल डूल कर किया गया है, तो ये चीज़ आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक। अच्छा, यहाँ एक और सूरत हाल भी तो है। एक तो होता है कि फाइलर जो है वो लेट फाइलर बनने के लिए मजबूर भी हो जाता है, उसके कुछ हालात होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो सिस्टम डाउन हो जाता है, क्यूआर का मसला आ जाता है, मैसेजेस का मसला आ जाता है, तो इसको फिर कैसे हल किया जाए? सर ये तो दूसरी एफबीआर के एंड पर पैदा होने वाले फॉल्ट हैं। सर ये आपने इंतहाई अहम बात की है, लेकिन इसका भी जो आप देखिए इसमें कितनी तखीर हो जाती है, दिनों के दिन गुजर जाते हैं। आखिरी दिन पोर्टल चलता ही नहीं है। आखिरी दिन क्या, आखिरी हफ्ते पोर्टल नहीं चलता, और अक्सर जो है वो कंसल्टेंट्स जो हैं वो आधी रात को या सुबह तहज्जुद के टाइम पे रिटर्न्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पोर्टल, वरना जो काम 5 मिनट के करने गए वो पोर्टल पे 25 मिनट 30 मिनट पे वो काम हो रहा है। तो इस वजह से ये बात ठीक है, इस पे हमारी टैक्स बार काउंसिल्स जो हैं वो अपना जो है वो अलमिया रखती हैं, और वो उनके जब भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह या किसी भी किस्म की मीटिंग होती है उसमें वो ये चीज़ सामने लेके आती हैं और इस पे वर्किंग खैर पहले से बहुत बेहतर है। जो चीज़ 2022-23 में थी बेहतरी आ रही है, लेकिन जिस तरह आनी चाहिए उस तरह नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आप ज़रा बता दीजिएगा कि बहुत सारे जो शहरी हैं जो टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम खुद भी करवा सकते हैं, और ख़ुद करवाने में और एक टैक्स लायर की खिदमत लेने में क्या मसला हो सकता है? अगर ख़ुद शहरी करना चाहे तो क्या गलतियां कर सकता है? सर देखें, एक ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, जो सैलरी पर्सन की रिटर्न है किसी हद तक हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा थोड़ी बहुत अकाउंट्स की और थोड़ी बहुत जिसने मैनेज किया हुआ है बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, और उसका केस बड़ा सिंपल है। उसने साल में ना कोई चीज़ ख़रीदी है ना कोई बेची है, बस उसकी इनकम आती गई है और वो बस उसको चलाता रहा, और उसका बड़ा लिमिटेड सा काम है, तो वो तो मुझे लगता है कि चलो कहीं ना कहीं किसी हद तक वो कर लेगा। लेकिन अगर किसी का हल्का सा भी कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसने कुछ साल में कोई चीज़ सेल किया है, कुछ परचेज किया है, या अगर कोई बिजनेस पर्सन है, तो ये मेरे हिसाब से एक नामुमकिन चीज़ है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद कर सकते हैं। आपको किसी आम कंसल्टेंट की भी नहीं, आपको किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और आप उसको अपना डाटा दें ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने आपके विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एडजस्ट करे, और आपको जो आपका टैक्स बनता है वो आपका टैक्स इंतहाई कम हो। क्योंकि हमारे आम तौर पर यहाँ पर लोगों ने बहुत सी चीज़ों में विद होल्डिंग टैक्सेस साल के दौरान दिए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी सिम्स हैं, हमारे पीटीसीएल के बिल्स हैं, हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, हमारा अब खासकर जिनके कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ पर बहुत सी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें विद होल्डिंग टैक्स कट रहा होता है। ठीक है, तो इन सब टैक्सेस को एक तो आपने रिकॉर्ड प्रॉपर कंसल्टेंट को देना है, दूसरा ये है कि वो प्रॉपर तरीके से आपकी रिटर्न में जब विद होल्डिंग टैक्सेस को एडजस्ट करेगा तो आपका टैक्स स्लैब, आपके जो टैक्स देना है आपने हुकूमत को, वो कम होगा, और आपका जो है वो एक अच्छा आपको जो है वो रिलीफ भी मिलेगा, और आपकी रिटर्न भी प्रॉपर फाइल होगा। अच्छा, चलते चलते एक और बड़ी मज़ेदार बात बताइएगा। आम तौर पर मैंने देखा है कि लोग जाते हैं एटीएम में जाते हैं, 1000 रुपये निकाल लेते हैं, 2000 निकाल लेते हैं ताकि आज का ख़र्चा पूरा कर लें। तो इसका भी असर पड़ता है ट्रांजैक्शन पे कहीं के? क्या बेहतर नहीं है कि एक आदमी एक ही वक्त में कोई 8-10 हज़ार रुपये निकाल ले हफ्ता निकालने के लिए, या बार बार ट्रांजैक्शन करने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं सर, इस तरह टैक्स पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है, होल्डिंग टैक्स तो कटता रहता है ना, फिर आप बार बार जितनी भी आप नहीं सर, वो 50,000 से ज़्यादा पर है, और वो भी सिर्फ फाइलर के ऊपर है।
सॉरी नॉन फाइलर के ऊपर है। अगर नॉन फाइलर 50,000 से ज़्यादा पेमेंट निकलवाता है तो वो 800 रुपया उसके बैंक अकाउंट नहीं, आप एक बैंक के दूसरी ब्रांच से जाके निकालते हैं, किसी दूसरे बैंक से जाके जी जी निकालते जी हैं जी, ATM, वो तो कटता है। वो तो एक बिल्कुल वो एक जो लिमिटेड सी अमाउंट है वो तो कटती है। वो उसमें ये हो सकता है कि वो उसका लिंक FBR के साथ नहीं है, वो उसका लिंक जो है वो आप कह लें कि वो बैंकिंग निज़ाम के साथ ये तो है। बहुत आप टैक्स लेना शुरू कर दिया ना, विद होल्डिंग टैक्स। जी जी विद होल्डिंग टैक्स जो है जी जी, वो तो FBR को जाएगा ना, बैंक को तो नहीं जाएगा। नहीं सर, ये जो इसके अंदर कुछ रेशो हो सकती है बैंक की, सॉरी FBR की, लेकिन आप किसी भी बैंक के अंदर किसी और बैंक का ATM यूज़ कर रहे हैं तो ये बैंक जो वो ऊपर चार्जेस काटता है वो बैंक काटता है। देखें FBR जो है, अगर FBR का कोई असूल है ना तो वो हर चीज़ पे फॉलो होगा। ये नहीं कि आपका अपना बैंक है तो वो फॉलो नहीं हो रहा और किसी और का बैंक है और ATM चेंज है तो वो टैक्स कटेगा, वो बैंकिंग फीस होगी।